हमारी दुनिया असल में तालमेल पर चलती है। जरा सोचकर देखिए, इंटरनेट, जीपीएस, पावर ग्रिड, ये सारे सिस्टम बस एक ही चीज पर निर्भर करते हैं, एकदम सटीक, सिंक्रोनाइज समय। आज ये सब हमें बहुत मामूली लगता है ना, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हम इंसानों ने समय जैसी लगातार बहने वाली चीज को छोटे छोटे, गिने जा सकने वाले टुकड़ों में काटना सीखा कैसे? बस यही कहानी है एस्केपमेंट की, वो छोटा सा लेकिन क्रांतिकारी आविष्कार जिसने समय को एक मैकेनिकल धड़कन दी और हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि समय की असल समस्या क्या थी। फिर हम सुनेंगे पहली टिक टॉक की आवाज़ और देखेंगे कि कैसे सटीकता की एक लंबी खोज शुरू हुई। हम ये भी जानेंगे कि कैसे इन मशीनों ने समंदर पर जीत हासिल की और फिर डिजिटल दुनिया में अपनी जगह कैसे बनाई। चलिए शुरू करते हैं ये सदियों लंबा सफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत लंबे समय तक, मतलब इतिहास में ज़्यादातर वक्त समय को एक बहती हुई नदी की तरह महसूस किया जाता था। जैसे सूरज की परछाई जो धीरे धीरे खिसकती रहती है, या फिर पानी वाली घड़ियों से टप टप करके गिरता पानी। मतलब समय को माप तो सकते थे, पर उसे पकड़ कर रखना, उसे कंट्रोल करना मुमकिन नहीं था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक तरफ है समय का वो पुराना अंदाज जो बस बहता चला जा रहा है, और दूसरी तरफ है हमारी आज की दुनिया की ज़रूरत, जिसमें समय को छोटे छोटे बराबर के टुकड़ों में, मतलब टिक्स में बांटना पड़ता है। जितने भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, उन्हें एक साथ चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। पर सवाल ये है कि किसी बहती हुई चीज़ को टुकड़ों में कैसे काटा जा सकता है? इसका जवाब एक बहुत ही कमाल के आविष्कार में छिपा है, जिसका नाम है एस्केपमेंट। समझ लीजिए कि ये वो मैकेनिकल दिमाग है जिसने सब कुछ मुमकिन कर दिया। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये गेट कीपर जैसा है। ये एनर्जी को एक साथ बह जाने से रोकता है और इसे कंट्रोल करके एक एक टिक और टॉक में बाहर जाने देता है, और बस इसी से समय की गिनती शुरू हो जाती है। तो चलिए अब मिलते हैं पहली असली मैकेनिकल धड़कन से। इसका नाम है वर्ज एस्केपमेंट। ये पहला प्रॉपर मैकेनिकल एस्केपमेंट था, और इसने पता है करीब 400 सालों तक टाइम कीपिंग की दुनिया पर राज किया। हाँ, ये थोड़ा कच्चा था, पर उस जमाने में ये किसी क्रांति से कम नहीं था। तो एक काम कैसे करता था? सोचिए, एक भारी सा वजन है जो एक दांतेदार पहिए को घुमाना चाह रहा है, लेकिन उसके रास्ते में एक रॉड खड़ी है जिसे कहते हैं वर्ज। इस रॉड पर 2 छोटे छोटे पैलेट लगे हैं। अब होता क्या है कि पहिए का एक दांत एक पैलेट को धक्का देता है, जिससे रॉड एक तरफ घूम जाती है। जैसे वो दांत छूटता है, पहिया थोड़ा सा आगे बढ़ता है और बूम, दूसरा दांत दूसरे पैलेट को पकड़ लेता है और रॉड को वापस दूसरी तरफ धकेलता है। बस यही लगातार आगे पीछे की जो हरकत है, वही बनाती है वो जानी पहचानी टिक-टॉक की आवाज, समय की पहली मैकेनिकल धड़कन। लेकिन ये वर्ज एस्केपमेंट परफेक्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इसमें एक बड़ी दिक्कत थी जिसे कहते हैं रिकॉइल। मतलब हर टिक के साथ ये पूरे गियर सिस्टम को ना हल्का सा पीछे धकेल देता था। इससे फ्रिक्शन और घिसाव बढ़ता था। पर सबसे बड़ी कमी, ये आइसोक्रोनस नहीं था। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि घड़ी की स्पीड एक जैसी नहीं रहती थी। अगर पावर जरा भी कम ज्यादा हुई तो घड़ी की रफ्तार भी बदल जाती थी, और नतीजा, ये घड़ियां एक दिन में 15 से 30 मिनट तक आगे पीछे हो जाती थीं। सोचिए जरा। तो जाहिर है एक बेहतर तरीके की जरूरत थी, और इसका हल पता है कहाँ से आया? साइंस की दुनिया से, और वो भी एक बहुत ही सिंपल सी चीज से, एक पेंडुलम से। बस यहीं से टाइम कीपिंग में अगली बड़ी क्रांति होने वाली थी। और इसके बाद तो जैसी चीजें बहुत तेजी से बदली। शुरुआत हुई गैलीलियो से, जिन्होंने देखा कि एक पेंडुलम का झूला गजब का स्थिर रहता है। फिर 1657 में क्रिश्चियन हाइगेंस ने इसी आइडिया को घड़ी में इस्तेमाल किया, और एक्यूरेसी एकदम से बढ़ गई। फिर करीब 1670 में आया एंकर एस्केपमेंट, जिसने पेंडुलम के झूले को और बेहतर बना दिया। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1715 में, जब जॉर्ज ग्राहम ने डेडबीट एस्केपमेंट बना डाला। ये सुधार कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक सदी से भी कम समय में हम ऐसी घड़ियों से जो दिन में 15 मिनट गलत हो जाती थी, ऐसी घड़ियों तक पहुंच गए जो दिन में 1 सेकंड से भी कम गलत होती थी। ये 900 गुना का सुधार था, 900 गुना। और पहली बार ऐसा हुआ कि घड़ियों पर मिनट की सुई लगाना वाकई में कोई मतलब रखता था। तो ये डेडबीट एस्केपमेंट इतना क्रांतिकारी था क्यों? अच्छा,
पुराने एंकर एस्केपमेंट को ऐसे समझिए, जैसे आप किसी को झूले पर धक्का दे रहे हैं, पर हर धक्के के बाद आप उसे हल्का सा पीछे भी खींच लेते हैं। इससे झूले की अपनी लय बिगड़ जाती है ना? ग्रैहम के डेडबीट डिजाइन ने इसी पीछे खींचने वाली आदत को खत्म कर दिया। इसकी सतह ऐसी थी कि वो पहिए को झूले के ज्यादातर हिस्से में एकदम स्थिर यानी डेड रखती थी। इससे पेंडुलम को आजादी मिल गई कि वो बिना किसी रोक टोक के झूले, और इसी से मिली वो बेमिसाल एक्यूरेसी। तो ठीक है, जमीन पर रखी घड़ियां तो एकदम सटीक होती जा रही थीं, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती अभी भी बाकी थी, और वो थी समुंदर के बीच में समय को कैसे मापा जाए। और ये सिर्फ सहूलियत की बात नहीं थी, ये तो जिंदगी और मौत का सवाल था। देखिए, दिक्कत ये थी कि समंदर में अपनी लोकेशन, मतलब पूर्व पश्चिम की स्थिति या जिसे देशांतर कहते हैं, उसे जानने के लिए एक नाविक को अपने घर के बंदरगाह का सटीक समय पता होना जरूरी था। फिर वो उस समय को अपनी जगह के दोपहर के समय से मिलाते थे। समय को जो फर्क होता, उससे पता चलता कि वो कितनी दूर हैं। लेकिन एक हिलते डुलते जहाज पर, जहां तापमान हर पर बदल रहा हो, कोई भी पेंडुलम घड़ी तो पूरी तरह से बेकार थी। और इस एक वजह से न जाने कितने जहाज तबाह हुए और हजारों जाने गईं। ये समस्या इतनी ज्यादा गंभीर थी कि 1714 में ब्रिटिश सरकार ने इसके हल के लिए 20,000 पाउंड का एक बहुत बड़ा इनाम रखा। आज के हिसाब से ये करोड़ों रुपए होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना जरूरी था। और फिर सामने आए जॉन हैरिसन, एक बढ़ई जो बाद में घड़ी साज बनी। उनका H4 क्रोनोमीटर इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, सच में। उन्होंने उस वर्ज एस्केपमेंट को लिया जो इतना भरोसेमंद नहीं था, और उसकी एक एक कमी को दूर करने के लिए उसे फिर से डिजाइन किया। उन्होंने एक तेजी से चलने वाला बैलेंस व्हील लगाया जो जहाज के हिलने से कम प्रभावित होता था। फ्रिक्शन कम करने के लिए हीरे के पैलेट इस्तेमाल किए, और एक सेकेंडरी स्प्रिंग भी लगाई ताकि घड़ी को हमेशा एक जैसी पावर मिले। H4 ने यह साबित कर दिया कि समंदर में सटीक टाइम कीपिंग मुमकिन है, भले ही ये खुद इतना कॉम्प्लेक्स था कि इसे बड़े पैमाने पर नहीं बनाया जा सकता था। हैरिसन के बाद भी पोर्टेबल घड़ियों में सुधार होता रहा, और आखिरकार बना लीवर एस्केपमेंट, एक ऐसा डिजाइन जो इतना कामयाब हुआ कि वो मैकेनिकल घड़ी साजी का शिखर बन गया। मतलब सदियों तक मैकेनिकल गियर्स और स्प्रिंग्स का ही राज था। लेकिन फिर एक बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी आई और उसने सब कुछ बदल के रख दिया। ये जो लीवर एस्केपमेंट था, जिसे थॉमस मर्ज ने बनाया था, इसने पोर्टेबल घड़ियों की लगभग सारी मुश्किलें हल कर दी थीं। ये मजबूत था, भरोसेमंद था, और इसे बड़े पैमाने पर बनाना भी आसान था। इसने सटीकता और मजबूती के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना लिया था, और इसीलिए आज भी जो लग्जरी मैकेनिकल घड़ियां आती हैं, उनका आधार यही है। और फिर आया क्वार्ट्स, और ये सिर्फ एक और सुधार नहीं था, ये पूरी की पूरी क्रांति थी। यहाँ पर मैकेनिकल गियर्स और स्प्रिंग्स की दुनिया से निकलकर हम सीधे इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया में आ गए। होता क्या है कि एक बैटरी एक छोटे से क्वार्ट्ज क्रिस्टल को 1 सेकंड में ठीक 32,768 बार वाइब्रेट कराती है। ये जो अविश्वसनीय रूप से स्थिर फ्रीक्वेंसी है, यही एक लगभग परफेक्ट टाइम कीपर बनाती है, जो किसी भी बेहतरीन मैकेनिकल घड़ी से कई ज्यादा सटीक है। और इसका असर स्विस घड़ी इंडस्ट्री पर बहुत ही भयानक हुआ। वो इंडस्ट्री जो सदियों से मैकेनिकल कारीगरी पर टिकी थी। ये चार्ट देखिए, 1970 से 1983 के बीच स्विस घड़ी बनाने वालों की संख्या 1600 से गिरकर सिर्फ 600 रह गई। सस्ती और सुपर एक्यूरेट क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी ने पारंपरिक इंडस्ट्री को लगभग तबाही कर दिया था। इसे आज भी क्वार्ट्ज संकट के नाम से जाना जाता है। तो क्या ये मैकेनिकल घड़ी का अंत था? पूरी तरह से तो नहीं, बस उसकी भूमिका, उसका रोल बदल गया। वो अब समय बताने का सबसे अच्छा तरीका नहीं रही, बल्कि वो कुछ और बन गई। देखिए, बात यह है, मैकेनिकल घड़ियां सटीकता की रेस तो हार गईं, पर वो खत्म नहीं हुई। वो अब सिर्फ समय बताने वाली मशीनें नहीं हैं, वो कला के चलते फिरते नमूने हैं, इंजीनियरिंग की एक छोटी सी दुनिया है, और उस दौर की एक जबरदस्त याद दिलाती हैं जब इंसान ने समय जैसे कॉन्सेप्ट को काबू में करने के लिए इतनी खूबसूरत धड़कती हुई मशीनें बनाई थीं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में, जहां हमारे फोन पर एटॉमिक क्लॉक जितनी सटीक टाइमिंग है, इन हाथ से बनी जटिल मशीनों का क्या महत्व है? शायद ये हमें याद दिलाती हैं कि तरक्की हमेशा एक सीधी लकीर में नहीं होती।
और कभी-कभी समय को समझने की वो सदियों पुरानी इंसानी कोशिश अपने आप में ही सबसे बड़ा खजाना है।